ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लिथियम आयन बैटरी। जो लिथियम आयन बैटरी है ये भी एक सेकेंडरी सेल है। इसका यूज हम लोग मोबाइल फ़ोन जो है हमारा सेल फ़ोन, इसके बाद कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर में, इसमें इसका यूज करते हैं। इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड है, दैट इज़ जिसे हम लोग एनोड बोलते हैं, वो ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट के साथ लिथियम भी यूज करते हैं। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिसे हम लोग कैथोड बोलते हैं, इसमें हम लोग लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिचार्जेबल बैटरी, मतलब सेकेंडरी सेल है इन सेल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर्स एट्सेट्रा। इसमें इसका यूज किया जाता है। दे यूज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, मेड अप ऑफ लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड LiCOO2 का कैथोड होता है। एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग एनोड बोलते हैं, ये हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट के साथ लिथियम भी यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं। लिथियम, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो लिथियम आयन बनता है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दैट इज़ कैथोड, उस पर जो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं, उसमें भी लिथियम आयन हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसे लिथियम आयन बैटरी यूज बोलते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज लिथियम सॉल्ट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है LiPF4 लिथियम सॉल्ट यूज करते हैं, डिजॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं इथिलीन कार्बोनेट और डाइमिथाइल कार्बोनेट। इथिलीन कार्बोनेट या डाइमिथाइल कार्बोनेट, ठीक है। CH3 CO3 डाइमिथाइल कार्बोनेट है। निगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? एनोड हम लोग कार्बन का यूज करते हैं, कार्बन के साथ लिथियम लेते हैं। तो जो हमारा डिस्चार्जिंग होगा, डिस्चार्जिंग का मतलब जब सेल यूज होगा तो कार्बन, ठीक है, कार्बन के फॉर्म में ही रहता है। कार्बन इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जो लिथियम है ये Li+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा। लिथियम के जितने भी है, X लिथियम है तो X Li+ और X इलेक्ट्रॉन देंगे। अब कितने लिथियम है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। और डिस्चार्जिंग में इसका जस्ट अपोजिट होगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको हम लोग चार्ज, ये जब वर्क करेगा तो निगेटिव इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल में वो होते हैं एनोड, और डिस्चार्जिंग में ही बन जाता है कैथोड। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी डिस्चार्जिंग नहीं, जब चार्ज करते हैं, इसको रिचार्ज करते हैं, तो जो एनोड है वो कैथोड बन जाता है। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड निगेटिव होता है, मतलब ये रहेगा हमेशा निगेटिव ही, चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, ठीक है। तो कार्बन ही रहेगा, जो लिथियम है वो Li+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, गैल्वेनिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड। और जब रिचार्ज करेंगे तो एनोड बन जाएगा कैथोड, और रहेगा वो पॉजिटिव ही। तो कोबाल्ट ऑक्साइड लेते हैं, लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, तो लिथियम Li1-X और X Li+ माना है हमने। तो X Li+ है, X Li+ जैसे यहाँ था, तो X इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये, तो X इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्या बनेगा? X Li + Li1-X, तो Li हो गया, तो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बना लेगा। यही हमारा कैथोड है। तो ये दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। अब इसका यूज ज़्यादा क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका, दे हैव हायर वोल्टेज। जो हाई वोल्टेज होता है इसका हायर होता है, 3.6 to 3.7 वोल्ट सप्लाई देता है। क्योंकि जो लिथियम है वो सबसे नीचे आता है निगेटिव में, और लिथियम का हमने एनोड बनाया है, ठीक है। तो इसीलिए इसका वोल्टेज सप्लाई जो है ज़्यादा होगा, 3.6 से 3.7 वोल्ट होगा। दे हैव हायर एनर्जी डेंसिटी देन मोस्ट ऑफ द अदर टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। बाकी से ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी होता है। इसका मतलब है जो इसका साइज और वेट है उसके अकॉर्डिंग बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। और जैसे कि हमने बताया था, जो ड्राई सेल वगैरह होता है ये अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि जो जिंक है वो एसिडिक मीडियम में कोरोड होता है, लेकिन ये अपने आप डिस्चार्ज नहीं होता है। जब तक इसका यूज नहीं करेंगे ये डिस्चार्ज नहीं होगा। ये इसके एडवांटेज हैं। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, देन फ्यूल सेल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है, ये जो है एक्सपेंसिव होता है बाकी सेल से। जैसे हमारा ड्राई सेल है 10 रुपये में भी मिल जाता है, लेकिन ये 10 रुपये में नहीं मिलेगा, 1000 या डुप्लीकेट भी लोगे तो 500-600 में आता है। तो ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग उतना आसान नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग है, इसीलिए एक्सपेंसिव होगा। और ये नॉर्मल साइज़ में, स्टैंडर्ड साइज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये मेन इसके डिसएडवांटेज है।
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का डेफिनेशन हमने पहले ही देख लिया है। अब इसका देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और एक बार डिफ़ाइन करते हैं हम लोग इसे। तो डिफ़ाइन हमने पहले भी किया है इसे। वैसे डिवाइसेज विच कन्वर्ट द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबसन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि जो कंबसन रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसी डिवाइस को हम लोग फ्यूल सेल बोलेंगे। तो हमने लिखा है डिवाइसेज विच कन्वर्ट द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल, जो भी फ्यूल है उसके कंबसन से जो एनर्जी आएगा उसको डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जो कंबसन रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिसका रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑक्सीडेशन जहाँ पे हुआ वहाँ से इलेक्ट्रॉन, जहाँ रिडक्शन हुआ वहाँ पे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, करंट का फ्लो होगा, मतलब जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल जाएगी। उसी डिवाइस को हम लोग बोलेंगे फ्यूल सेल्स। तो यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल लिया है। इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे करते हैं, तो इसमें देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है। इधर से हम लोग हाइड्रोजन गैस देते हैं, इधर से ऑक्सीजन गैस देते हैं, और इसमें हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रोड लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। इसमें हम लोग कंसनट्रेटेड KOH लेते हैं और इसमें बाय प्रोडक्ट वाटर बनता है, तो इधर से वाटर निकालेंगे। ठीक है, कैथोड भी हम लोग बनाते हैं कार्बन का और एनोड भी बनाते हैं कार्बन का। और कार्बन पे हम लोग जो है कैटलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, लाइक निकेल, PD, PT, इस टाइप का कैटलिस्ट यूज करते हैं जो इस रिएक्शन को फास्ट कर दें। तो जैसे ही इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इससे वायर के थ्रू जाएगा कैथोड पे। कैथोड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन रिड्यूस। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट होगा, करंट का फ्लो होगा। और इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो वाटर बनता है। तो जो वाटर है वो प्योर वाटर बनता है। तो जब फ्यूल सेल हम लोग रॉकेट वगैरह लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें जो लोग रॉकेट के साथ ऊपर जाते हैं वो उसी वाटर का यूज कर लेते हैं पीने के लिए। तो इसका ये भी फ़ायदा है, और इसमें कोई भी पॉल्यूशन क्रिएटिंग गैस रिलीज नहीं होता है, तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने यही बताया, इट कंसिस्ट ए पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स कंटेनिंग सूटेबल कैटलिस्ट। जनरली हम लोग PT और PD यूज करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन देम, जो हमारा पोरस कार्बन का इलेक्ट्रोड है उसी में क्या होता है, ये कैटलिस्ट होता है। जो बेस है KOH या NaOH सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स टू एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है हम लोग बेसिक यूज करते हैं, इसमें NaOH KOH ले सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मेन जो फ्यूल है ये हाइड्रोजन होगा, कंबसन के लिए ऑक्सीजन का यूज करते थे हम लोग। तो वही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर बबल्ड थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड। जो पोरस इलेक्ट्रोड है, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिखाया तो होल, इसके थ्रू इसमें बबल करते हैं, ये इलेक्ट्रोड में जाता है, फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोड इनटू KOH NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, KOH और NaOH जो है क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो दोनों इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में ये है। तो देखो अब कैसे वर्क करेगा। एनोड पे जो हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीडाइज होता है H+ में। देखो जो H2 है हमने पढ़ा है H+ में ऑक्सीडाइज होगा 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन में। और H+ जो है OH-, अब बेसिक मीडियम है तो OH- के साथ वाटर बना लेगा। तो हमने 4 हाइड्रोजन एटम मतलब 2H2 लिया तो 4H+ बनाएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और ये 4H+ जो हमने बेस लिया है NaOH या KOH, उसके OH- के साथ, दैट इज 4 OH- के साथ 4 वाटर बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, अब कैथोड पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, मतलब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये गेन करके क्या बना लेगा, 4 OH-। तो देखो अब कंप्लीट रिएक्शन जब देखोगे तो ये OH और ये OH कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। एक्चुअली में ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का कंबसन हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, कैथोड 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो वही लिखा इन दिस सेल रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड। रिएक्टेंट मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन फ्यूल है ऑक्सीजन कंबसन के लिए, ये हमें कंटिन्यूसली देना पड़ेगा, क्योंकि इसी का ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो कंज्यूम होते जाएगा।
ठीक है। एंड द प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपार्टमेंट, क्योंकि देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। इस वाटर को हम लोग निकालेंगे, क्योंकि हमारा कंटेनर जो है फुल होते जाएगा तो वाटर हम लोग बाहर निकालते जाएंगे। और जो ये बेस है OH माइनस, देखो यहाँ कंज्यूम हुआ, यहाँ रिलीज हो गया, तो OH माइनस हमें बार बार ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इस सेल का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है, ये कभी भी डेड नहीं होगा, दे कैन नेवर डेड, ये कभी डेड नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई देते रहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें देते जाएगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन होते रहेगा, तो ये सेल हमेशा वर्क करेगा, ये डेड नहीं होगा। इट यूजुअली ऑपरेटेड एट 70 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 70 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये वर्क करेगा। इसका पोटेंशियल जो है 0.9 वोल्ट होगा। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने एनोड का देखोगे 0.9 वोल्ट आएगा। थियोरेटिकली फ्यूल सेल आर एक्सपेक्टेड, थियोरेटिकली हम लोग इसे मानते हैं इसकी एफिशिएंसी 100% है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी एफिशिएंसी जो है 60 to 70% होती है। और एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हमने पढ़ा था, करंट पास करते हैं, करंट पास करते हैं तो क्या होता है, उससे सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो उतने सब्सटेंस डिपॉजिट करने के लिए मैथमेटिकली W = EIT/96500 से जो हम लोग निकालते हैं E की वैल्यू निकालेंगे। जो हम लोग करंट पास करेंगे, कितना करंट पास किए वो हमें पता रहेगा, उससे देखेंगे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ। ठीक है, कितने टाइम पास किए, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, तो W पता चल जाएगा। करंट जो है हमने जो पास किया वो पता रहेगा प्रैक्टिकली, कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, कितने टाइम के लिए पास हुए, और इक्विवेलेंट मास पता रहेगा। अब इस तीनों डाटा से हम लोग करंट निकाल लेंगे थियोरेटिकली। तो जो हमारा करंट एफिशिएंसी है, करंट एफिशिएंसी बता देता हूँ, करंट एफिशिएंसी है ये होगा जो हमारा थियोरेटिकल करंट आया अपॉन प्रैक्टिकली हमने कितना पास किया इनटू 100%, दिस इज करंट एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी है इस सेल की, और इसकी एफिशिएंसी का मतलब है इससे जो हमने फ्यूल पास किया वो 100% हम लोग मानते हैं कन्वर्ट कर देगा एनर्जी में, लेकिन ये 100% कन्वर्ट नहीं करता है, 60 to 70% प्रैक्टिकली कन्वर्ट करता है। दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पॉल्यूटिंग गैस बनता नहीं है, और वाटर बनता है, वाटर का हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसकी एफिशिएंसी जो हम लोग निकालेंगे, जो एफिशिएंसी है ΔG/ΔH × 100%, ये करंट एफिशिएंसी है जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़े थे। और ये जो एफिशिएंसी है ये हम लोग निकालेंगे सेल का ΔG गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज अपॉन ΔH × 100%। ये एडवांटेज था। अब इसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है, सबसे पहली डिफ़िकल्टी, अच्छा एक चीज़ बोलोगे ये 60 to 70% है एफिशिएंसी, तो ये तो बहुत कम हो गया बच्चे, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है। जो नॉर्मल सेल की एफिशिएंसी देखोगे 10%, 8% ऐसे आता है, मैक्सिमम 20% जाएगा, लेकिन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 60 to 70% है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या है सबसे पहला डिफ़िकल्टीज़ है, जो हम लोग इलेक्ट्रोड लिए वो क्या लिए, सॉलिड लिए, कैटलिस्ट सॉलिड है, और जो हमारा फ्यूल है वो गैस है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड है। तो 3 फेज को एक साथ कॉन्टैक्ट में लाना प्रॉब्लम होता है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वही लिखा है, प्रोवाइडिंग द ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 3 फेज नीडेड इन ए फ्यूल सेल, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, दैट इज गैसियस फ्यूल, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉलिड कैटलिस्ट, इसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जो बेस है वो कोरोसिव है, कोरोसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, जो बेस है कोरोसिव है, NaOH और KOH। हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट, जो निकल PD और PT यूज करते हैं, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। और इसको हैंडलिंग, जो गैसियस फ्यूल है, गैस को हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम होती है, इसको हाई प्रेशर पे रखना होता है, और ये लीक नहीं होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, और टेम्परेचर मेंटेन करना भी गैस के लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देखा था। सिमिलरली हम लोग हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन फ्यूल सेल देख सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया था, उसके बदले हम लोग प्रोपेन ले सकते हैं, तो CO2 H2O देगा, सेम हाइड्रोजन के बदले प्रोपेन यूज कर लेंगे बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो प्रोपेन का हम लोग क्या बनाएंगे, एनोड, बेसिक मीडियम में CO2 और वाटर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करेगा वाटर के प्रेजेंस में, और OH- देगा। तो ये बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में भी वर्क कर सकता है। एसिडिक मीडियम में जो प्रोपेन है वाटर के साथ 20 OH नहीं 20H+ देगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 20 इलेक्ट्रॉन,
और O2 जो है H+ के प्रेजेंस में 20 इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर बनाएगा। जो प्रोपेन है ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में वर्क कर सकता है। तो मेन ये तीनों फ्यूल हमें पढ़ना था, प्राइमरी फ्यूल सेल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब एक टॉपिक हम लोग और करेंगे, दैट इज कोरोजन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कोरोजन। कोरोजन भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर भी आता है। तो कोरोजन क्या होता है? जब हम लोग किसी मेटल को एटमॉस्फेयर कंडीशन में छोड़ दें तो ये एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है दैट इज़ वाटर H2O और जो इन्वायरमेंट में गैस है, एयर है, उसके साथ रिएक्शन करके अनडिजायरेबल कंपाउंड बना लेता है। जनरली ऑक्साइड, जैसे जिंक है, जिंक का ऑक्साइड, आयरन है, आयरन का ऑक्साइड। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। जो मेटल लिस्ट रिएक्टिव है, जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, PD है, ये आसानी से कोरोड नहीं होते हैं। इसके अलावा जो मेटल हैं ये आसानी से कोरोजन को परफॉर्म करते हैं, कोरोजन इसका हो सकता है। जैसे कॉपर है, कॉपर के ऊपर कुछ दिन बाद देखोगे ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है, वो कोरोजन है। सिल्वर जो है धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है, टार्निश हो जाता है, वो कोरोजन है। आयरन जो है रस्ट बना लेता है, रस्टिंग हो जाता है उसका। आयरन में जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि वो आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। तो मेन हमें आयरन के रस्टिंग ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग रस्टिंग पढ़ने से पहले कोरोजन को डिफाइन करते हैं। व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर में इसे छोड़ दें, दे रिएक्ट विथ एयर और वाटर in the environment to form undesirable compound, usually oxides. This process is called corrosion. Almost all metals except least reactive metals such as gold, platinum, PD etc. undergo corrosion. जैसे सिल्वर है टार्निश हो जाता है, मतलब वो ब्लैकिश हो जाता है क्योंकि ये सिल्वर का सल्फाइड बना लेता है। कॉपर ग्रीन कलर का कोटिंग दे देता है क्योंकि ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, तो इसके और आयरन का रस्टिंग हो जाता है, आयरन जो है हाइड्रेटेड ऑक्साइड बना लेता है। तो इसी के कारण क्या होता है, कोरोजन होता है। जो ये कोरोजन के बाद जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो है आयरन का ऑक्साइड, जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो कोरोजन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। तो मेटल की रिएक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आसानी से उसका कोरोजन होगा। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है उसका कोरोजन उतना आसान होगा। ठीक है। इम्प्योरिटीज़, अगर कोई मेटल में इम्प्योरिटीज़ है तो वो वोल्टिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेता है, जिसके कारण कोरोजन का स्पीड क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। जैसे रस्टिंग होता है, इसमें भी वोल्टिक सेल बन जाता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, जो वाटर है इसमें मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण इसके कोरोजन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद जो नेचुरल वाटर है इसमें CO2 गैस का भी कुछ प्रेजेंस होता है, जिसके कारण वाटर एसिडिक होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन में ये ज़्यादा, रस्टिंग ऑफ आयरन को ये ज़्यादा प्रमोट करता है। और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें विद इन ए लिमिट तो ये भी कोरोजन को प्रमोट करेगा। अब कोरोजन कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोरोजन। तो जो कोरोजन है मेन 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे हमें ये पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पढ़ना है, जिसका कि एक एग्जांपल रस्टिंग है। वैसे 3 टाइप्स के होते हैं, केमिकल कोरोजन, बायोकेमिकल कोरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। केमिकल कोरोजन होगा अकर्स व्हेन रिएक्टिव गैस कम इन कॉन्टैक्ट विथ मेटल। जो रिएक्टिव गैस है वो मेटल के कॉन्टैक्ट में आ जाए हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। जैसे कि रिएक्टिव गैस क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये मेटल के कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन है मेटल के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे कोरोड कर देता है। बायोकेमिकल कोरोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में होगा उसे बोलेंगे बायोकेमिकल कोरोजन। और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन जो कि एक वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के कोरोड करेगा, जैसे कि रस्टिंग में होगा। अकर्स इन गैसियस एटमॉस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल्स एंड सॉल्यूशंस। तो इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। और हमें इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ही पढ़ना है रस्टिंग के केस में, मतलब आयरन के कोरोजन को ही हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, मतलब कोरोजन ऑफ आयरन, या बोल सकते हैं इसको मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये एग्ज़ाम में आते हैं, पूछेगा व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, इस तरह से पूछ लेते हैं, या एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो दोनों हमने नेम लिखा है, किसी भी नेम से आ सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल रस्टिंग जो है
डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं, ये एक स्टेप में रस्टिंग नहीं होता है। तो जो स्टेप्स हैं वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है। मतलब जो आयरन है ये ऑक्सीडाइज होगा Fe2+ में, तो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, और एनोड की तरह काम करेगा इसमें आयरन ऑफ ईच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देयरफॉर एट ईच एनोड आयरन एटम आर ऑक्सीडाइज टू Fe2+। मतलब एनोड एनोड का काम करेगा और ये ऑक्सीडाइज होगा Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। दस द मेटल एटम्स इन द लेटिस पास इनटू सॉल्यूशन एज आयरन। तो जो आयरन का रॉड है, अब आयरन एनोड की तरह काम करेगा, तो आयरन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा Fe2+ में, और जैसे ही Fe2+ बना वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, मतलब रॉड से बाहर निकल जाएगा, तो रॉड का रस्टिंग होना स्टार्ट हो गया। और ये जो Fe2+ है ये ऑक्साइड बनाएगा। ये कैसे ऑक्साइड बनाता है ये देखते हैं अब। तो कैथोड का काम कौन करेगा? कैथोड का काम करता है जो एसिड है H+ आयन। जो वाटर है उसमें CO2 होता है, जिसके कारण वो एसिडिक होता है। और वाटर भी वैसे थोड़ा सा उसमें H+ और OH- आयन होता है, लेकिन CO2 के प्रेजेंस में वो H2CO3 बना लेता है, जो H+ और HCO3- में ब्रेक करता है। तो जो आयरन इलेक्ट्रॉन लूज किया था, एनोड बन की तरह काम किया। अब कैथोड चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट करने के लिए, तो कैथोड का काम करेगा H+, हाइड्रोजन। तो आयरन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, H+ गेन करेगा और हाइड्रोजन बनाएगा। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मतलब कंबाइन करके H2O बनाता है। तो वही लिखा है एट द कैथोड ईच सेल द इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन। ईच सेल मतलब जितने आयरन एटम है और जितना H+ आयन है उसको एक सेल माना है। टेकन अप बाय H+ आयंस, द H+ आयंस आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम H2O से, जो कि लेकिन बहुत कम देगा, और एसिडिक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल CO2 इन वाटर। या तो H+ यहाँ से आएगा H2O से, या अगर H2O CO2 है तो इसे ही हम लोग H2CO3 बोलते हैं, और ये डिसोसिएट होता है H+ और HCO3- में। ठीक है, तो ये H+ क्या करेगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बना लेगा। और ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, द हाइड्रोजन एटम ऑन द आयरन सरफेस रिड्यूस्ड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके साथ H2O बना लेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस पर 4H+ ऑक्सीजन आया और इलेक्ट्रॉन गेन किया। जो ये हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन से कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये 2H2O बना लेगा। ठीक है, तो अब कंप्लीट रिएक्शन क्या हो गया, एनोड पे क्या हुआ था, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग गेन कर रहे हैं। तो Fe वाले को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, 2Fe 4H+ O2 2Fe2+ और 2H2O देगा। और इसका जो EMF होता है वो 1.67 वोल्ट होता है। मतलब ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करने लगा। अब इसका डायग्राम देखो, तो ये हमारा क्या है, सरफेस है आयरन का सरफेस। ठीक है ना, आयरन का सरफेस जो काम करता है एनोड की तरह। ठीक है, और ये हमारा एनोड हो गया आयरन का। ये आयरन जहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर क्या करेगा, जो एसिडिक H+ है O2 के साथ इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर बना लेगा। तो ये रिएक्शन होगा। और ये Fe2+ अब क्या है, जो Fe2+ बना ये बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एयर आया है, ऑक्सीजन आया है, एयर और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये Fe2O3 बना लेता है हाइड्रेटेड। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। तो वही लिखा था फेरस आयन, मतलब Fe2+ आयन आर ऑक्सीडाइज फर्दर बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। Fe2+ ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 मतलब Fe3+ बना लेता है, और जो Fe2O3 बना वो वाटर के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में Fe2O3 बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रस्ट। तो कोरोजन इंक्रीजेज इफ़ वाटर कंटेन्स सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके कारण क्या होगी, रस्टिंग इंक्रीज कर जाएगी। अब कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाए वो अब हम लोग देखेंगे। तो कोरोजन का जो प्रिवेंशन है ये हम लोग 3 तरीके से करेंगे। एक होता है बैरियर प्रोटेक्शन, एक होता है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन, और दूसरा होता है एंटी रस्ट यूज करके। तो जिसमें सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन जो है बोर्ड में कई बार आए हुए हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग तीनों देखते हैं। तो सबसे पहला हमने लिया है बैरियर प्रोटेक्शन, मतलब जो आयरन है उसके ऊपर एक बैरियर लगा देंगे, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है या मॉइस्चर है वो आयरन तक पहुँच ही नहीं पाया। जैसे कि हम लोग पेंट कर देते हैं, मेटल सरफेस इज कोटेड विथ पेंट विच कीप्स इट आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एयर, मॉइस्चर एट्सेट्रा। तो जब मॉइस्चर वाटर पहुँचेगा नहीं मेटल तक
तो हम वो क्या होगा, कोरोड नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगा। तो पेंट कर देने से रस्टिंग बच जाता है। दूसरा है अप्लाइंग ए फिल्म, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो प्लेटिंग बोलते हैं, तो उसमें तो मेटल का लगा देते हैं, वो नेक्स्ट बताया। अप्लाइंग ए फिल्म ऑफ ऑयल ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, तो ऑयल भी लगा देंगे तो मॉइस्चर मेटल तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण कोरोजन नहीं होगा। इसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द आयरन सरफेस जो है इज कोटेड विथ नॉन कोरोडिंग मेटल लाइक निकेल, क्रोमियम, एल्युमिनियम या जिंक का भी लगाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन एट्सेट्रा बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या टिन, जिंक एट्सेट्रा बाय डिपिंग द आयरन इन मोल्टेन मेटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी हम लोग इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये भी पेरियर प्रोटेक्शन है, जो आयरन मेटल है उसके ऊपर एक लेयर लगा दिया किसी दूसरे मेटल का। द आयरन सरफेस इज कोटेड विथ फॉस्फेट और अदर केमिकल विच गिव्स ए टफ एडहेरेंट इनसोल्यूबल फिल्म, मतलब जो वाटर को वहाँ तक कॉन्टैक्ट मतलब आयरन के कॉन्टैक्ट में जाने नहीं देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होगा, जो हम लोग यूज करेंगे, जो मेटल आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो खुद कोरोड हो जाएगा, आयरन को बचा लेगा। जैसे आयरन पे हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक का लेयर लगा देते हैं, तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो जब भी लेयर लगाएंगे मोर रिएक्टिव सब्सटेंस का लगाएंगे, क्योंकि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है तो उसका कोरोजन हो जाएगा, आयरन का नहीं होगा। तो क्या होगा, जिंक का कोरोजन हो जाएगा, आयरन का नहीं होगा, तो आयरन बच जाएगा। और कोरोजन होके जिंक क्या होता है, जिंक ऑक्साइड का हार्ड लेयर बना देता है, जो अंदर जो है वाटर या एयर को आयरन तक जाने नहीं देता है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो हमने लिखा है इट मीन्स कवरिंग द आयरन सरफेस विथ ए लेयर ऑफ मेटल विच इज मोर एक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन एंड दस प्रिवेंट्स द आयरन फ्रॉम लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयरन को इलेक्ट्रॉन लूज करने से बचाता है। और द मोर एक्टिव मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेफरेंस टू आयरन एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू आयनिक स्टेट, जो दूसरा है वो आयनिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। विद द पासेज ऑफ टाइम द मोर एक्टिव मेटल्स गेट कंज्यूम्ड, बट सो लॉन्ग एज इट इज प्रेजेंट देयर इट विल प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जब तक वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तब तक आयरन को क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगा रस्टिंग से। जनरली हम लोग जिंक लगाते हैं, इज यूज फॉर दिस प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, जो कि हमने पहले भी देखा है। व्हेन जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर या ऑक्सीजन CO2 इन एयर, ए प्रोटेक्टिव थिन लेयर जिंक कार्बोनेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, due to which galvanized iron sheets lose their luster and also tends to protect it from further corrosion। जो ये बनाता है जिसके कारण इसकी जो साइन है वो ख़त्म हो जाता है, साइन तो ख़त्म हो जाता है लेकिन ये आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है रस्टिंग से। इसके बाद नेक्स्ट है जो एंटी रस्ट सॉल्यूशन से हम लोग इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा कोई सॉल्यूशन यूज करेंगे जो रस्टिंग से मेटल को प्रिवेंट करे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अल्कलाइन फॉस्फेट एंड अल्कलाइन क्रोमेट जो है एंटी रस्ट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। अल्कलाइन मतलब बेसिक फॉस्फेट या बेसिक क्रोमेट। तो जैसे आयरन को हम लोग रस्टिंग से बचाना है तो आयरन को क्या करेंगे, अल्कलाइन सोडियम फॉस्फेट में डिप कर देंगे। तो जैसे ही डिप करेंगे एक आयरन के ऊपर एक लेयर बन जाएगा इनसॉल्यूबल फिल्म का, आयरन फॉस्फेट का, जो रस्टिंग से इसे प्रिवेंट करेगा।